हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन हीट ट्रांसफर। तो हमारी आज की क्लास का मोटिव होगा अपन लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन सीखेंगे और कुछ इलस्ट्रेशंस में उससे लगाएंगे। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें हैं जो आपको आइडिया होंगी इसके बारे में, मैं वो डिस्कस कर लूं। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स हैं जो अपन जानते हैं पहले से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो चलिए काम शुरू करते हैं यहीं से। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर अपनी कॉपी में चाहो तो लिख लो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है भाई, जैसे मान लो कि कोई रॉड है और इस वाले एंड पॉइंट पे आपने बर्नर लगा दिया, हीटिंग कर रहे हैं आप, है ना। तो यहां से जब रॉड हीट होगी तो एनर्जी यहां से अगर यहां पे पकड़ के होल्ड करके रखोगे आप, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पे हीट गर्म महसूस होगा थोड़ी देर के बाद। मतलब आपने एनर्जी यहां दी और ये कंडक्टिंग रॉड है तो एनर्जी यहां से ट्रांसफर होके यहां पे पहुंच गई, है ना। अब आप जरा देखो कि होता कैसे होगा कि अगर आपने यहां पे हीट प्रोवाइड करी तो यहां पे जो पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब हर पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करता रहता है। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो टकरा के बाजू वाले पार्टिकल्स की एनर्जी भी बढ़ाएंगी, है ना। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यह नहीं है कि यहां का पार्टिकल जो है वो तो घूम के यहां पे आ गया। पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो टकराएंगी बाजू वाले पार्टिकल से, वो अपने बाजू वाले पार्टिकल से, तो इस तरीके से एनर्जी प्रोपेगेट होगी। लेकिन जो पार्टिकल जहां था वो वहीं है। तो 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट कंडक्शन में। पहला जो वाकिफ है अपन कि कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है, और दूसरा कि कंडक्शन में पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। मतलब जहां पे पार्टिकल्स थी भले वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही हो हीट करने के बाद, लेकिन उनकी फाइनल जो मेन पोजीशन है वो वही है, पार्टिकल्स वही मिलेंगी। तो 2 बातें कंडक्शन के लिए। पहला, मीडियम इज नीडेड, ये अपन जानते हैं पहले से भी, कोई कमाल की चीज नहीं है ये। और दूसरा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कंडक्शन इज 0। कंडक्शन के दौरान पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो ये 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं कंडक्शन को लेकर, कि कंडक्शन के दौरान मीडियम की जरूरत नहीं है और कंडक्शन के दौरान पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 0। अब हीट ट्रांसफर का दूसरा मैकेनिज्म, कन्वेक्शन। ये कहां ऑब्जर्व होता है? फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में जैसे कि पानी गर्म कर रहे हो आप, है ना, तो पतीले के नीचे से गर्म होकर पानी ऊपर उबाल आके आता है। इस तरह से देखते हैं ना अपन कि पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं अगर, तो नीचे का पानी जो बबल है वो गर्म होकर पानी को जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर आ रहे हैं, ठंडा होने चाहिए। तो जो कन्वेक्शन देखते हैं आप वो फ्लूइड्स में देखने को मिलेगा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। कन्वेक्शन आपको इंजीनियरिंग में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, यहां पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही है या युगों की, वो भी नहीं है। कन्वेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहां भी मीडियम की जरूरत है, मीडियम इज नीडेड। और दूसरी बात, कंडक्शन में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बोला मैंने कि पतीले में अगर पानी गर्म कर रहे हो तो नीचे पानी गर्म होगा बेस पे, तो गर्म होकर ऊपर आएगा, तो नीचे का पार्टिकल ऊपर आएगा। कन्वेक्शन के दौरान पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होएगा, मतलब कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट 0। पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, पार्टिकल्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। तीसरा जो मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर के लिए वो है रेडिएशन। वो अपने सिलेबस का पार्ट है, बहुत सारी चीजें से संबंधित सीखेंगे अपन।
तो वो बहुत डिटेल डिस्कशन करना है, तो मैं थोड़ा सा जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आने वाले लेक्चर्स में रेडिएशन में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड सेगमेंट है रेडिएशन। रेडिएशन, पहली बात, रेडिएशन इस मोड से हीट ट्रांसफर होगी तो मीडियम इज नॉट नीडेड, मीडियम इज नॉट नीडेड, मीडियम की जरूरत नहीं है। और दूसरा, रेडिएशन है क्या बेसिकली, जैसे मान लो कि आपने आग जलाई हुई है और आग के पास ये हीटर रूम में लगा है और उसके सामने ऐसे हाथ लेके जाएंगे तो गर्म लगता है, तो वो किस वजह से लगता है, रेडिएशन की वजह से। हालांकि कन्वेक्शन रेडिएशन दोनों के इफेक्ट्स होते हैं उसमें, रेडिएशन भी इन्वॉल्व है। सन से एनर्जी हमारे पास आ रही है, क्या कौन सा मैकेनिज्म है, रेडिएशन, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, कन्वेक्शन नहीं हो सकता, कोई फ्लूइड नहीं है, वो रेडिएशन है। तो रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। और रेडिएशन बेसिकली है कौन सी चीज, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिटेल से चर्चा करेंगे अपना आने वाले क्लासेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर भी आएगा और इसी चैप्टर में हीट ट्रांसफर में रेडिएशन हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हीट ट्रांसफर के ये 3 मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये रेडिएशन। अब हम चलते हैं क्लास में जो आज अपना प्रमुख टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ चलते हैं, वो है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। अब से हम कुछ क्लासेस है, कुछ लेक्चर्स तक हम कंडक्शन के ही बारे में बातें करेंगे। तो आप चाहें तो टॉपिक दे सकते हैं या तो स्क्रीन पर सकती बेसिक बातें आप चाहें तो नोट कर लो। टॉपिक है अपना लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। वैसे तो है ये एक फॉर्मूला, बहुत से लोग इसे फॉर्मूले के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर फील्ड के साथ पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए चलिए काम शुरू करते हैं। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन, जैसे मान लो कि कोई सी भी रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, रॉड की लेंथ है L, क्लियर है पॉइंट ही। और ये दोनों एंड्स अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। जैसे मान लो ये वाला एंड जो है वो है T1 टेम्परेचर पे और ये है T2 टेम्परेचर पे। T1 टेम्परेचर मान लो T2 से बड़ा है, तो हीट एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होगा T1 से T2 की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी, क्लियर है पॉइंट ही। अब हीट, मान लो कि हीट फ्लो जो हो रही है इधर, वो डेल्टा क्यू हीट फ्लो हो रही है डेल्टा टी टाइम में। ध्यान देना, इस एंड ए से, ये एंड ए नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां इस वाले एंड से इस वाले एंड तक डेल्टा क्यू हीट फ्लो हो रही है डेल्टा टी टाइम में, स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में कहने का मतलब क्या है, ये शब्द बहुत बार आपको इस चैप्टर के दौरान आएगा, तो आप परेशान ना हो। स्टडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि अब एनर्जी यहां से चली है, तो शुरुआत में क्या होगा कि जब एनर्जी यहां से चलेगी तो पूरी की पूरी एनर्जी यहां पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि शुरुआत में मटेरियल भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन वो एक हद तक होगा। एक स्टेज के बाद ऐसा होगा कि किसी भी पॉइंट पे जितनी एनर्जी यहां से आएगी उतनी ही पास कर जाएगी, तो जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी बाहर निकल जा रही है, तो वो स्टेडी स्टेट है। इस दौरान मटेरियल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो आपको हमेशा वही मिलेगा। अब ध्यान देना, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू द रॉड इन टाइम डेल्टा टी। आप चाहो तो अगर नोट्स बना के लिखते हैं तो आप लिख लीजिए, डेल्टा क्यू हीट फ्लोज थ्रू द रॉड, फ्लोज थ्रू द रॉड इन टाइम डेल्टा टी। ध्यान देना, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसे कहते हैं हीट करंट, हीट करंट। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इसे बोलते हैं अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हैं अपन, और इसको टेक्निकली एक और नाम दिया गया हीट करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है
किस रेट से हीट फ्लो हो रही है इस मटेरियल के अंदर, इस रॉड के अंदर, ये सर्टेन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इसका अंदाजा बड़े आराम से आप भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं इसे अपन। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम एस डेल्टा टी। यहां से यहां एनर्जी हाई टेम्परेचर ही है, तो एम एस अगर डेल्टा टी लिखोगे, ध्यान देना, अगर आप डेल्टा टी लिखेंगे एम एस डेल्टा टी, तो फाइनली या इनिशियली, तो ये तो कम है T2, तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी ये लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है। या फिर डेल्टा क्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस T1 माइनस T2। डेल्टा टी अंदर होता T2 माइनस, और डेल्टा टी मतलब फाइनल, डेल्टा मतलब चेंज, तो फाइनल T2 माइनस इनिशियल T1, T2 तो छोटा है भाई, तो इसलिए माइनस साइन अंदर कर दोगे तो T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं अपन। कोई ये ना सोचे कि ये वाला माइनस करने यहां भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा टी सिर्फ लिखता मैं तो लिखता T2 माइनस T1 और माइनस अंदर भेज देता तो हो जाता T1 माइनस T2। ये है हीट। अब देखना जरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसका अंदाजा बड़े आराम से लगा सकते हैं आप। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे हीटिंग करूंगा मैं, तो जितना ज्यादा, अब यहां से देखो आप, ये है मार्कर मेरा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और मान लो बर्नर है, बर्नर से यहां पे हीटिंग कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट पे हीटिंग कर रहा हूं, एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही। तो सोचो कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यहां पे उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी यहां पे, है ना। तो डेल्टा क्यू ज्यादा होगा, डेल्टा क्यू ज्यादा होगा अगर, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ज्यादा होगा। फिर से देखिए, फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने आपको कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो जब आप हीटिंग करोगे इधर से, तो यहां पे ज्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब डेल्टा क्यू ज्यादा होगा, और डेल्टा क्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगी, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसे अपन हीट करंट भी बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देखो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, है ना। अपन अच्छे हाई क्लास लेवल का काम कर रहे हैं यहां पे। अगर मैं किताब लिख रहा होता तो मैं लिखता है यहां पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और रीजन आपको समझाया मैंने कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी ज्यादा पार्टिकल्स होंगी, उतनी ज्यादा एनर्जी इधर आएगी। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रॉड के लेंथ के। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो रॉड के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये बहुत आराम से प्रैक्टिकली सोच सकते हैं आप। जैसे मान लो कि यहां पे आग जला हुआ है, एक पतला सा रॉड लेके, छोटा सा कम लेंथ का, और यहां पे लेके आऊं मैं, तो तुरंत गर्मी मुझे महसूस होगी। लेकिन लंबा सा रॉड अगर लेके मैं यहां पे लेके आऊं, थोड़ी देर के बाद महसूस होगी। मतलब जल्दी ही अगर मैं छोटा सा रॉड लेके आऊंगा, यहां पे छोटी लेंथ की रॉड लेके आऊंगा, तो बहुत जल्दी हीट महसूस करूंगा यहां पे। वही लंबी लेंथ की रॉड अगर लूंगा, अगर फिर रखूंगा उधर, तो मेरे दूसरे हाथ तक हीट पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा कहां मिल रहा है आपको, जहां रॉड की लेंथ छोटी है, वो तुरंत हीट होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगी वहां पे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द रॉड के। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरा देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। ये तो ऑब्वियस है ना, डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, पढ़ा हमने कैलोरीमेटर में, एम एस डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, है ना। जैसे मान लो कि दो चाय के कप्स हैं, दो कप्स हैं, और दोनों में पतला सा रॉड डाल दिया, तो दोनों सेम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन मान लो कि एक पतला सा रॉड है, एक कोना डाल दिया आइस के चेंबर में और दूसरा डाल दिया गैस के चूल्हे पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तुरंत आइस पिघलने लगेगा। तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, जिसे हीट करंट कह रहे हैं अपन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस के। इन तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिखूं मैं, अगर कंबाइनिंग ऑल,
इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूं मैं अगर, तो मैं लिख सकता हूं कि हीट करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है ए डेल्टा टी अपॉन एल के। क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ ऑफ द रॉड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है पॉइंट ही? अब अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ गया के ए डेल्टा टी अपॉन एल, और ये माइनस साइन, ध्यान देना माइनस साइन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव है, आगे का टेम्परेचर कम है, T2 कम है, T1 ज्यादा है, तो डेल्टा टी लिखने के लिए अपनी को आदत रहती है फाइनल माइनस इनिशियल, अमूमन ही करते हैं अपन, तो फाइनल T2 माइनस T1 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए एक नेगेटिव और ताकि पॉजिटिव आ जाए, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये लिखना चाहिए मुझे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये है इसका फॉर्मूला, माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी अपॉन एल। के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर या मटेरियल, के एक मटेरियल का कांस्टेंट है, कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, कांस्टेंट फॉर मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज ना करें तो थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ये अमूमन आपको क्वेश्चंस में एक कांस्टेंट के तौर पे ही नजर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये है स्टडी स्टेट के लिए, मतलब एनर्जी यहां से चली वहां पहुंच गई, बीच में रॉड ने एब्जॉर्ब नहीं करा। लेकिन मान लो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म ना हो, ये भी हो सकता है, एज कहीं कहीं मोटा रॉड कहीं पतली रॉड, ऐसा भी हो सकता है, या स्टडी स्टेट में रॉड ना हो, मतलब एनर्जी आप दे रहे हैं और वो खप जा रही है, बीच में कुछ और जा रही है, तो इसमें इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी है, वो देखो। इन डिफरेंशियल फॉर्म है dq अपॉन dt, थोड़ी सी हीट dq अगर फ्लो होगी थोड़े से टाइम dt में, तो इस दौरान मान सकते हैं कि मटेरियल अगर थोड़ी सी हीट फ्लो हुई और बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल लिया, तो दो चीजें मान सकते हैं अपन, इस शॉर्ट टाइम इंटरवल में थोड़ी सी हीट आगे बढ़ी होगी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यूनिफॉर्म ना भी हो तो छोटे से टाइम के लिए यूनिफॉर्म मान सकते हैं अपन, है ना, कि बहुत थोड़ा सा हीट आगे बढ़ी तो इस दौरान जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लगभग कांस्टेंट, और अगर मटेरियल एब्जॉर्ब कर भी रही होगी हीट अगर सिस्टम से जो आ रही है, तो भी dt टाइम में जो हीट चली आ गई उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि dt बहुत छोटा सा, समझने के लिए मान लो कितना बड़ा है, समझने के लिए, वरना dt तो बहुत स्मॉल है, यहां से हीट चली और यहां पहुंची, तो क्योंकि dt टाइम में बहुत छोटी सी लेंथ कवर करी इसने, तो मटेरियल में बहुत कम हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, जिसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां। इसलिए अगर स्टडी स्टेट ना हो, स्टडी स्टेट मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि सिस्टम मटेरियल हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही, बीच में जो मीडियम है, स्टडी स्टेट ना हो, ये एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो, तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे केसेस में डिफरेंशियल फॉर्म रहा dq बाय dt इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx। ये है डिफरेंशियल फॉर्म, इसका भी बहुत इस्तेमाल करेंगे अपन। dt मतलब कि dx लेंथ अगर हीट आगे बढ़ी तो इस दौरान टेम्परेचर ड्रॉप हुआ dt, और dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो जाहिर है नेगेटिव होगा, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, इसलिए यहां पे ये माइनस साइन है। तो हमारे सामने यहां पे फिलहाल थर्मल कंडक्शन का लॉ है, रीजन के साथ हमें मालूम है कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है और कैसे, और जो फाइनल स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का इसे तो अपन जहन दिमाग में याद रखेंगे ही। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें, इसके बाद की कहानी और बढ़ाते हैं, आप नोट कर लें। अब देखें जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने, अब उसको अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो दो क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे। देखो एक दो चेंबर्स हैं, एक 100 है, दूसरा 20, तो ये नहीं कि 20 से कम, मेंटेन्ड है मान लो ये, ठीक है। पूछ रहे हैं कि अच्छा रॉड का दे दिया क्रॉस सेक्शन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, रॉड की लेंथ दे दी 5 मीटर्स, और रॉड की थर्मल 20 वाट पर केल्विन मीटर, ये यूनिट है इसकी, वाट पर केल्विन मीटर थर्मल कंडक्टिविटी की। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हॉटर जंक्शन से
3 मीटर की दूरी पे टेम्परेचर कितना है ना? तो निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। हम क्या कर, हमेशा कुछ ना बोले तो क्या मान के चलेंगे अपन कि रॉड या मटेरियल स्टडी स्टेट में है। कहने का मतलब ये कि जितनी एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी। हीट स्टडी स्टेट में है, मतलब कि हीट करंट कांस्टेंट है। इस बात को आप चाहे तो मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लो नोट करके वहीं पर कि स्टडी स्टेट में है सिस्टम, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट इज कांस्टेंट, मतलब हीट करंट कांस्टेंट है। अब ध्यान देना, कह रहे हैं हॉटर जंक्शन से 3 मीटर की दूरी पे टेम्परेचर कितना है। तो मान लेता हूं मैं कि टेम्परेचर T है यहां पे, क्लियर है पॉइंट ये। अब जरा ध्यान देना, हीट करंट को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 माइनस 20, क्या था फॉर्मूला, माइनस के ए डेल्टा टी बाई एल। तो माइनस के ए डेल्टा टी फाइनल 20 माइनस 100, लेंथ कितनी 10, मतलब कितनी वैल्यू आ गई, माइनस के ए 20 माइनस 100 कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस 100 आ जाएगा माइनस 80 और ये 10 मतलब 80, मतलब ये आ जाएगा 8 के ए न्यूमेरिकली। ये आ गई हीट करंट की वैल्यू और ये तो रहेगी कांस्टेंट, मतलब आप लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू वही हीट करंट, मैंने यहां से यहां कंसिडर करा, यहां से यहां, आप यहां से T तक ले लीजिए, कहीं भी 2 पार्ट कंसिडर करोगे तो हीट करंट सेम होनी चाहिए, तो ही तो स्टडी स्टेट कहलाएगा वो। मतलब हीट करंट को आप लिख सकते हैं माइनस के ए डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की जगह अगर इन दोनों पॉइंट कंसिडर करोगे तो बाद वाला पॉइंट ये है ना, फाइनल ये है, तो T माइनस 100 बाई एल, तो यहां से यहां तक की लेंथ 3। हीट करंट की वैल्यू तो आपको मालूम है 8 के ए इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस अंदर भेज दोगे तो आ गया के 100 माइनस टी अपॉन 3। अभी काट पीट जो करना है कर लो, के कैंसिल, मतलब ये आ गई 8 या 24, 100 माइनस 24, टी की वैल्यू आ गई यहां से 8 या 24, 24 तक 100 माइनस 24 मतलब कितना आ गया 76 डिग्री सेल्सियस। रॉड के हॉटर जंक्शन से 3 मीटर की दूरी पे इतनी होगी टेम्परेचर। किसी भी डिस्टेंस पे पूछे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या किया पहले मैंने हीट करंट निकाली, कौन से 2 पॉइंट्स को लेके, इनिशियल और फाइनल, इन 2 पॉइंट से हीट करंट निकाले यहां से। लेकिन क्योंकि कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो हम मान के चलते हैं कि सिस्टम जो है वो है स्टडी स्टेट में, मतलब हीट करंट कांस्टेंट है। तो किसी भी 2 पॉइंट को कंसीडर करके अगर आप हीट करंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू वही आनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू देख लो, इन 2 पॉइंट से आई आपकी ये, और अगर इन 2 पॉइंट्स कंसीडर करोगे तो ये लिख दिया मैंने, दोनों को इक्वेट कर दिया, रिजल्ट है आपके सामने हाजिर। चलिए, तो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा तो रिजल्ट यही आया होगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर नहीं भी आया हो तो परेशान ना हो। अब आए जरा सेकंड क्वेश्चन पे, चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर ले, वरना भी कंटिन्यू करें। देखिए आप, ये टेम्परेचर T ये मेंटेन्ड है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, और रॉड यहां पे लगाए और दूसरा जो एंड है रॉड का वो आइस के चैम्बर में है जिसमें x kg आइस है। मान लो x kg आइस, तो यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगी। तो वही पूछ रहे हैं वो कि इस x kg आइस को मेल्ट करने में टाइम कितना लगेगा। तो आप भाई सोचो, प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि यार यहां से यहां हीट फ्लो होगी तो जाहिर है यहां का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आइस का तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आइस अगर मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो 0 डिग्री भी रहेगी, क्योंकि श्योरिटी किसका टेम्परेचर हमेशा बना रहेगा 0 डिग्री पे। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें अपन जानते हो, है ना। बंदा परेशान है, करे यार आइस का टेम्परेचर दिया नहीं, तो यार मेरे भाई जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो श्योरिटी कि वो 0 डिग्री भी होगा, 0 डिग्री पे हैवी वाइस देना भी चाहिए उनको वैसे। अब ध्यान देना, यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगी, एज्यूम कर ली कि आइडियल कंडीशन से कहीं हीट लॉस नहीं हो रही सराउंडिंग में, कहीं ये रॉड एब्जॉर्ब नहीं करी, जो हीट यहां से ट्रांसफर होगी पूरा आइस को मिलेगा, है ना। तो हीट करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा टी तो ये हो गया आपका 0 माइनस टी, और ये लेंथ रॉड की एल दी उनने बाई एल, तो ये आ गया
हीट करंट की वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के ए कैपिटल टी अपॉन एल। डेल्टा क्यू ये हीट, कितनी हीट चाहिए एक्स के जी को मेल्ट करने के लिए, कैसे निकाल सकते हैं अपन? मेल्ट कर रहा है मतलब फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज के दौरान कैसे निकालते हैं हीट ट्रांसफर? अपन हीट एब्सॉर्ब हीट लॉस कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू एम एल से, Q इज इक्वल टू एम एल। तो डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं m इंटू एल बाई डेल्टा टी। यही टाइम चाहिए, कितने टाइम में वो मेल्ट करेगा, इतनी हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए। अब टाइम कितना चाहिए वो निकाल लो। m मास कितना है x के जी, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन F मान लिख देता हूं, वरना लेंथ से कंफ्यूजन ना हो जाए। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है भैया, अपॉन डेल्टा टी के ए कैपिटल टी अपॉन एल। तो यहां से टाइम लगेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू ये लेंथ एल बाई के ए टी। इतने टाइम इंटरवल के बाद आइस चेंबर में जितनी भी आइस भरी होगी वो सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। तो देखो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन जो पढ़ा हमने, कितने आराम से अप्लाई कर रहे हैं अपन, और स्टडी स्टेट का फंडा भी सीखा बीच बीच में अपन ने, है ना। तो स्टडी स्टेट की चर्चा जब भी होती है तो आपने को क्या समझ में आना चाहिए, दो बातें इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्टेट मतलब सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रही, या स्टडी स्टेट में यूं समझे कि हीट करंट सिस्टम की हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब कि सिस्टम के अंदर कोई भी दो पॉइंट लेके कंसिडर करके अगर आप हीट करंट निकालोगे तो किसी की दो पॉइंट के लिए हीट करंट की वैल्यू मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू सेम आएगी। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें, ये चीजें नोट कर लें, हम मूव करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। अब आप इस इलस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं चाहें तो। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। ये एंड है T1 टेम्परेचर पे, ये वाली एंड है T2 टेम्परेचर पे, रॉड की लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। कह रहे हैं कि स्टडी स्टेट में हीट करंट कितनी होगी अगर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो अल्फा कोई कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो दो बातें हैं यहां पे इंपॉर्टेंट। पहला कि स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि हीट करंट होगी कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो होगी कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट। ठीक है भाई। दूसरी बात, थर्मल कंडक्टिविटी यहां पे कांस्टेंट नहीं है। जो पिछले दो इलस्ट्रेशंस में आपने कांस्टेंट देखा, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी वेरिंग है, वेरी कर रही है। तो वेरी कर रही है तो आपको अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर मान लो कि ये थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, अगर कोई भी चीज वेरी कर रही है तो आप डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करेंगे लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन का, तो क्वेश्चन बना सकेंगे। इन डिफरेंशियल फॉर्म हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है, I इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। जैसे मान लो कि यहां से अगर x डिस्टेंस गए तो यहां पे टेम्परेचर है T, और dx और आगे गए तो यहां पे टेम्परेचर है T प्लस dt। ध्यान देना dt क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, ऑब्वियस है नेगेटिव, आगे बढ़ते हो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो dx डिस्टेंस में टेम्परेचर डिफरेंस dt है, तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी अपॉन एल। तो डेल्टा टी की जगह dt, और एल लेंथ कितनी है यहां पे dx, तो वो लिख दिया हमने यहां पे dx, माइनस साइन आपको बताया थोड़ी देर पहले क्यों लिखते हैं। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन का। अब आई चाहिए हमें, वही आई किसे लिखा हमने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, उसी को बोलते हैं ना हीट करंट, शॉर्ट में आई लिख देते हैं। ये आई जो है वो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट करंट शॉर्ट में से, यही आई चाहिए, सवाल में यही पूछ रहे हैं आपसे। अब के अगर कांस्टेंट होता तो बड़े आराम से के T1 माइनस T2 अपॉन एल लिख देते अपन, लेकिन अभी के कांस्टेंट नहीं है तो काम करना पड़ेगा। आ जाइए, ये आ गया I इज इक्वल टू माइनस के की जगह लिख सकते हैं अपन अल्फा बाई टी ए डी टी अपॉन डी एक्स। dx इधर ले आए, आई dx, तो इधर आ गया माइनस अल्फा ए डी
कैपिटल T अपॉन dt। अगर दोनों तरफ में इंटीग्रेट कर दूं, ध्यान से देखना जरा, अगर इंटीग्रेट कर दूं, I को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, क्यों? क्योंकि I हीट करंट है और बात स्टडी स्टेट की हो रही है, नहीं बोलते तो भी अपन मान के चलते स्टडी स्टेट होगा, वरना कुछ बताएंगे वो। तो आज स्टडी स्टेट करंट, हीट करंट कांस्टेंट होगी, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर। dx स्टार्ट करेंगे यहां से तो x0 और दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L लेंथ है, L। यहां से स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर T1, इस एंड पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर T2। अब बस कहानी इंटीग्रेट करनी की है, अगर आप इंटीग्रेट कर पाए तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसके बाद की कहानी आप खुद से लिख सकते हो, मैं भी लिख दे रहा हूं। यहां गया I, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गया L-0, L ही आ जाएगा, माइनस अल्फा ए dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, वही ln वाला, T1 से T2। अब लिख दो भैया, कैलकुलेशन कर लो। तो ये आ गया IL माइनस अल्फा ए ln T2 माइनस ln T1, माइनस साइन अंदर भेज दें तो आ गया IL इज इक्वल टू अल्फा ए ln T1 माइनस ln T2। और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a बाई b, मतलब I इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से आप अल्फा a बाई l ln log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। ये रही हीट करंट थ्रू द रॉड इन स्टडी स्टेट। तो देखो ये क्वेश्चन उठाया हमने आपके प्रैक्टिस के नजरिए से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पे मैंने डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करा है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन का। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आइए इस क्वेश्चन पे काम करते हैं अपन। देखो एक बड़े से रॉड का एक छोटा सा सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे स्टडी स्टेट में नहीं आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। हम हर वेराइटीज देख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट को लगा सके अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी। ध्यान देना, सेगमेंट ए बी है, ए वाले पॉइंट पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है 5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर और बी पे है 2.5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है dt अपॉन dx वो ए पे और बी पे अलग अलग है ना। आइए मतलब गिवन अगर देखें तो माइनस dt अपॉन dx, ये कांस्टेंट नहीं है भाई। ए वाले माइनस क्यों लिख दिया? क्योंकि dt नेगेटिव होता है ना। ए वाले पॉइंट पर है 5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर और टेम्परेचर ग्रेडियंट बी वाले पॉइंट पे 2.5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। पूछ रहे सेक्शन ए बी का टेम्परेचर राइज कितना होगा 1 सेकंड में। तो पहले ए से गुजरने वाली हीट करंट देखो, हीट करंट थ्रू ए क्या लिख सकते हैं? माइनस के ए dt अपॉन dx, क्लियर है पॉइंट ये। आई ए को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ध्यान देना के ए ये गिवन है क्वेश्चन में, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्रॉस है, ये ए तो पॉइंट का नाम है ना। और माइनस dt अपॉन dx, ए वाले पॉइंट पे कितना है? 5। तो ए वाले पॉइंट से कितनी हीट पास कर रही है 1 सेकंड में? तो डेल्टा टी को 1 रख दिया मैंने। 1 सेकंड में पूछ रहे ए बी का कितना हुआ, तो मैं करूंगा क्या? बेसिकली मैं ढूंढूंगा कि ए से कितनी हीट गुजरी 1 सेकंड में, बी से कितनी हीट गुजरी 1 सेकंड में, और जो डिफरेंस होगा वही एब्सॉर्ब करा होगा सेक्शन ए बी ने। तो मेरा मोटिव ये है कि पहले मैं हीट निकाल लूं कि ए पर कितनी हीट पहुंची और बी से कितनी निकली। तो डेल्टा क्यू लिख दिया, ए लिख दिया कि याद रहे मुझे कि ए पर पहुंचने वाली हीट है डेल्टा टी 1, 1 सेकंड में चाहिए कितना एब्सॉर्ब हो रही है, तो इज इक्वल टू के इंटू 5 के ए लिख दो। मतलब ए वाले पॉइंट पे डेल्टा क्यू ए ये है 5 के ए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ए वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट पे इतनी हीट पहुंची। अब हम हीट करंट निकालते हैं पॉइंट बी पे, हीट करंट एट पॉइंट बी। तो माइनस के ए dt अपॉन dx
डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx कांस्टेंट नहीं है। अगर dt अपॉन dx कांस्टेंट रहता तो थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, पूरा प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो हीट करंट भी कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट हो जाता फिर वो, है ना। मतलब ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट का नहीं है, इसलिए मुझे डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करना पड़ा। IB को लिख सकता हूं हीट जो B से गुजर रही है अपॉन डेल्टा T, ये आ गया K A और माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये B वाले पॉइंट पे कितना है 2.5, 2.5। B से कितनी हीट गुजरी 1 सेकेंड में, तो डेल्टा T की जगह रख दिया मैंने यहां पे 1, तो ये वैल्यू आ गई 2.5 KA। A से हीट गुजरी 5K और B से निकल रही है 2.5K, तो सेक्शन AB ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी होगी 1 सेकेंड में, वो निकाल सकते हैं। 10 जूल आई और 5 निकली, तो 5 कहां गई? फिर 5 एब्सॉर्ब किया सेगमेंट AB ने, तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाई सेक्शन AB in 1 second, डेल्टा Q AB। कितना AB सेगमेंट ने हीट एब्सॉर्ब करा 1 सेकेंड में, ये तो बड़े आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं अपन। तो निकाल दो, 5K पहुंची, 2.5K निकली, तो कितनी बची हीट एब्सॉर्ब करी होगी? 5K माइनस 2.5K। पूछ रहे हैं सेक्शन AB का टेम्परेचर राइज कितना होगा, तो यार मेरे भाई जितना हीट एब्सॉर्ब करा है सेगमेंट ने वही टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो निकाल दो। M AB सेगमेंट का मास है M, स्पेसिफिक हीट है S, डेल्टा T इज इक्वल टू 2.5 KA। डेल्टा T मतलब वही राइज इन टेम्परेचर एब्सॉर्ब करी होगी, तो डेल्टा T पॉजिटिव है, टेम्परेचर बड़ा होगा, तो राइज इन टेम्परेचर मिल गया यहां से 2.5 KA अपॉन MS। ये है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सेक्शन AB। क्लियर पॉइंट ये आ रही बात समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करा हमने लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन का। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले शायद कुछ लोगों ने बना लिया हो तो शाबाशी, मेरे से नहीं बना हो तो डोंट लूज हार्ट। अभी स्टार्टिंग बिगनिंग लेवल पे अपन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से सारी चीजें सीख लेंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें, मूव करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। एक रॉड है जो इस वाले एंड पे अटैच्ड है, यहां पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरे एंड का टेम्परेचर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो 0 से 60 डिग्री तक लेके जाते हैं 10 मिनट में। रॉड की हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल कहने का मतलब कि रॉड कोई भी हीट एब्सॉर्ब नहीं करेगी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? MS, कैलोरीमीटर में बढ़ाया आपको, तो डेल्टा Q बराबर MS डेल्टा T। MS अगर नेग्लिजिबल है तो डेल्टा Q भी 0, मतलब रॉड कोई हीट एब्सॉर्ब नहीं करेगी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 0 से 60 बढ़ाते हैं टेम्परेचर 10 मिनट में, तो इस दौरान कितनी हीट ट्रांसफर होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो रॉड के दूसरे एंड का अगर देखें, उसकी बात करें अगर, ये टाइम 0 से 60 बढ़ाया हमने टेम्परेचर 10 मिनट में लीनियरली, इसको बोलना क्वेश्चन का पार्ट है 0 to 60 डिग्री लीनियरली। ये नहीं कि अचानक 0 से 20 और 20 से 50 कर दिया, ऐसा कायदे से बढ़ रहा है वो लीनियरली। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी 0 डिग्री सेल्सियस ये, और ये 60। टाइम सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट रख देता हूं मैं, तो 0 से पहुंच गई 60 टेम्परेचर, इस दौरान 10 मिनट का टाइम लगा, मतलब 600 सेकेंड। ये टेम्परेचर टाइम देखो, स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बनाया मैंने, ये टेम्परेचर को लीनियरली बढ़ाया, ये बताना जरूरी है उन्हें, तभी तो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बना सकूंगा मैं कि 0 से 60 बड़ी एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए। अब क्या टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? पर निकाल सकते हैं। ये ग्राफ किसका है? ये एक स्ट्रेट लाइन का है जो ओरिजिन से पास कर रही है। स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगी तो इसकी इक्वेशन क्या पढ़ी हमने मैथ्स में? y इज इक्वल टू mx। तो y एक्सिस पे तो टेम्परेचर है T,
स्लोप क्या लेते हैं, हाइट अपॉन बेस, हाइट ये 60 और ये बेस कितनी 600, तो आ गया हाइट अपॉन बेस 60 अपॉन 600, एक्स एक्सिस पे है टाइम t, काट दें, ये आ गया t इज इक्वल टू T/10। ये है रॉड का इस वाले एंड का टेम्परेचर दूसरे जंक्शन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पूछ रहे हैं कितनी हीट ट्रांसफर होगी अगर टेम्परेचर 0 से 60 तक लेके जाए। ध्यान देना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा T अपॉन L, ये लिखते हैं अपन। तो मान लो स्मॉल टाइम dt में हीट ट्रांसफर हो गई dq, देखो मैंने dq लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम है तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, और माइनस के इस वाले एंड का टेम्परेचर किसी भी टाइम पे t मान ले -0 डिवाइडेड बाई L। क्लियर है पॉइंट ये? तो यहां से आ गई वैल्यू, निकाल दो, dq अपॉन dt इज इक्वल टू मिल गया dq अपॉन dt। साइन अगर नहीं लेना चाहते हो पॉजिटिव निकाल जाते हो, साइन मत लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे वो माइनस नेगेटिव साइन लिखता हूं इसलिए मैं, ताकि वो पॉजिटिव आ जाए, वरना डेल्टा क्यू का साइन अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा क्यू का साइन नेगेटिव है मतलब सिस्टम ने लूज करी हीट, ये डिस्कशन किया हमने पहले भी कैलोरीमेट्री के टाइम पर, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव है मतलब सिस्टम ने एब्सॉर्ब करी हीट। ये जो माइनस साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहा जो मैंने हटा दिया, इसका मतलब है कि वहां से हीट ट्रांसफर इस तरफ हो रही है, वो पार्ट हीट लूज कर रही है ना। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना, परेशान मत होना। के ए बाई एल और कैपिटल टी को लिख सकते हैं स्मॉल t/10, टेम्परेचर से फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से आप चाहें तो लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू के अपॉन 10L जो कॉन्स्टेंट्स हैं, t dt। टोटल हीट ट्रांसफर चाहिए आपको, तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस, टोटल हीट ट्रांसफर चाहिए क्यू, तो आप dq को इंटीग्रेट कर दें। इसलिए मैंने डेल्टा क्यू को यहां पे dq लिख दिया था कि dt टाइम में थोड़ी सी हीट अगर dq ट्रांसफर होगी तो टोटल टाइम t में कितनी ट्रांसफर निकाल के सकते हैं अपन इंटीग्रेट करके, dq की वैल्यू रख दो, कितना है ये जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर रखें आप, k अपॉन 10L t dt t इज इक्वल टू 0 से 600 सेकंड तक, स्टैंडर्ड यूनिट तो सेकंड ही है टेम्परेचर की, सॉरी टाइम की, यहां मिनट में दिया हमने, ये आ गया k अपॉन 10L, t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट है 0 से 600। ये कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, हाँ थोड़ा सा लेंथी टाइप का आएगा आंसर, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो सीख गए अपन। तो ये था क्वेश्चन, यहां भी अपन ने, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जहां पे एक एंड का टेम्परेचर लीनियरली बढ़ाया हमने। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझना ये था कि 0 से 60 लीनियरली बढ़ाया टेम्परेचर हमने, मतलब टेम्परेचर टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो पहले टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर हीट करंट का फॉर्मूला लिखा हमने, डेल्टा क्यू की जगह लिख दिया dq, क्योंकि मान लो dt टाइम में dq हीट ट्रांसफर हो रही है, माइनस के लिखना चाहिए था मुझे, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो हीट नेगेटिव आती तो समझ में आ जाता कि वो हीट उस सेगमेंट ने लूज करी है, उसके लिए था वो। तो आप चाहो तो लिख दो, ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस के तो माइनस हटा दिया मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो रख भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोला मैंने आपको कि नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा होगा ये इस सेगमेंट ने यहां से लूज कर रही है इसके पास। क्लियर पॉइंट, ये आ रही बात समझ में? चलिए तो अब हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन आपको समझ में आया होगा। किसी किस्म की परेशानियां हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कंडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम थर्मल सिस्टम्स की कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे थर्मल सिस्टम्स आएंगे जैसे स्फीयर आएगा, हॉलो स्फीयर आएगा या सिलेंडर आएगा। तो इस तरह की चीजों में अपन थर्मल रेजिस्टेंस जैसी चीजें पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कंडक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ,
अगले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिकल एनालॉग सीखेंगे और इस किस्म के और बेहतरीन क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।